It was Hakim Ajmal Khan who managed most of Jamia's expenses from his own pocket. Their collective intervention averted a collapse that was almost certain. Hakim Ajmal Khan was one of the founders of Jamia Millia Islamia and its first chancellor, a post that he held हेलो सर until his death in 1927. हमारी एनएसएस He वाली was the आईडी major मैंने driving अभी force रजिस्टर करके देखा and the हो गई inspiration behind Jamia. We find ourselves जी fortunate enough to be a part of मैं Jamia, कह रहा हूँ कि the अपनी cornerstones of आईडी से which करके देखा were उसको लाइव laid by स्क्रीन the प्राइवेट करके altruist मेरी souls तो हो like रही है Hakim लेकिन Ajmal एनएसएस Khan. वाली ईमेल आईडी से नहीं हो रही है He helped Jamia survive what could have been an obvious end. Thank you. क्या करें सर बताइए फिर शुक्रिया फराज। अब मैं चाहूंगा कि एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात की जाए जो जामिया के इतिहास में बहुत अहम किरदार कर दूं अपनी वाली से फिर मैं क्या जिनके नाम पर ही हमारे सदन का नाम रखा गया। ठीक है इसलिए मैं आवाज दे रहा हूं मुजीब सदन से फाजिला रिफत साहिबा को कि वो आए और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब की शख्सियत पर रोशनी डालें। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रॉब्लम ये है कि प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। मैंने अपनी आईडी से स्ट्रीम करके देखा उसे मोहम्मद मुजीब 1902 में लखनऊ में पैदा हुए। ठीक है उनकी इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। 1918 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। 1919 में वकालत की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गई। 1922 में ऑक्सफोर्ड से तारीख में बीए ऑनर्स की डिग्री ली। जर्मनी और रूसी ज़बान पढ़ी। जर्मनी के क़याम के दौरान उनकी दोस्ती डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर आबिद हुसैन से हुई, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को एक नया रुख दे दिया। 1926 में हिंदुस्तान वापस आकर दिल्ली में जामिया की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां संभाली। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब एक नामवर मौर्रिख, मुअल्लिम, दानिश्वर और अंग्रेज़ी और उर्दू के मुसन्निफ थे। 1948 से लेकर 1972 तक जामिया मिलिया इस्लामिया और अंग्रेज़ी और उर्दू के चांसलर रहे। शुरू में अंग्रेज़ी में लिखते थे, लेकिन जामिया से वाबस्ता होने के बाद उन्होंने उर्दू में भी लिखना शुरू किया और जल्द ही अपने उसलूब में एक इनफरादियत पैदा कर ली। उन्होंने अफसाना, मज़मून, ड्रामा, तराजिम, गर्ज़ की नस्र की तमाम असनाफ को अपने ख़यालात की तरसील और अपने मकासद के तकमील का ज़रिया बनाया। उन्होंने ड्रामे पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी और 8 ड्रामे लिखे। उनमें से अंजाम, खाना जंगी और आजमाइश जामियात के निसाब में भी शामिल रहे हैं। उनकी कौमी, इल्मी और अदबी ख़यालात अदमी खदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण का खिताब दिया। मोहम्मद मुजीब 83 बरस की उम्र में 1985 को दुनिया को अलविदा कह गए। शुक्रिया। Thank you, Fazila. Now, before we commence the debate, I would like to invite Aisha Anjum from Ajmal House. She will introduce the jury panel. Good afternoon, everyone. My name is Aisha Anjum. To introduce respected judges of today's co-curricular activity. First of all, welcome Professor Sheema from the Department of Psychology. She has a specialization in the field of psychology. Professor Sheema Ali ने Health and Well-being Among Children यून इंडिया की कई बुक्स लिखे हैं जो ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स के वेलफेयर में बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर में भी काम कर रहे हैं। इसके साथ वेलकम एसोसिएट प्रोफेसर शिखा कपूर जो कि अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में has a specialization in development studies. Associate Professor Shikha Kapoor एजुकेशन फील्ड में इल्म है और साथ ही रिसर्च प्रोजेक्ट और पब्लिकेशन का हिस्सा है। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम हेड ऑफ आवर डिपार्टमेंट टीचर ट्रेनिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोफेसर नाज़हू साहिबा से हम में से बहुत लोग शायद मिले नहीं हैं, अभी नहीं मिले। खूबसूरत आवाज से हम बाकी वाकिफ हैं।
I welcome both our judges, Dr. Shikha Kapoor and Professor Shima Ali, and our head of the department, Professor Nahid Zahoor. Now, it is time to start our inter-house debate competition. The topic of today's debate competition is, there should be reasonable limits on freedom of speech. We know if freedom of speech is taken away, then dumb and silent we may be led like sheep to the slaughter. In a democratic society, freedom of speech and expression is a must. After all, it is one of our fundamental rights. काफी समय से अभिव्यक्ति की आजादी चर्चा का विषय रही। राहत साहब का शेर है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ठीक इसी तरह ये चर्चा का विषय रहा है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी आंखों में दिखाई देनी चाहिए या एक उचित सीमा के साथ अल्फाज में बयां होनी चाहिए। इन्हीं विमर्श के अलग अलग पहलुओं को जानने के लिए हम कार्यक्रम में आए हुए सभी प्रतिभागियों के पक्ष सुनेंगे। Before we start calling our debaters, I would like to state the rules of the competition. First of all, the speaker must announce if he or she is speaking for or against the motion. Total time duration will be 3 + 1 minutes, and a small warning bell will be rung at the end of the first 3 minutes. A longer bell will be rung after 4 minutes are over. And the debaters should note that marks will be deducted if they exceed this time limit. And the content of debate, it must not contain slang, abusive or any kind of inappropriate language. And all the participants, they should note that they will be judged on the basis of their content, arguments, coherence, expression and language. That is about the rules of this competition. Now I reckon all our participants are ready. So without any further ado, I would like to call our first speaker, Umama Afzal from Ajmal House, who will be speaking in English. The most stringent protection of free speech would not protect a man who falsely shouts fire in a theatre, causing a panic. Good afternoon, esteemed judges, teachers and friends. I'm Umama Afzal, and here are my arguments in support of reasonable limits on freedom of speech. The Article 19, Clause 1, Subclause A of the Indian Constitution establishes the freedom of speech and expression as a fundamental right of the citizens. This means that we have the right to express ourselves freely through any mode of communication. But a nation as diverse as India, where a multitude of religions and opinions exist, the foremost step is to protect its plurality and integrity. And for this reason, Clause 2 of Article 19 puts some rational restrictions on free speech. Even the staunchest free speech advocate, John Stuart Mill, emphasized on the need for interference in situations where one person's liberty harms the dignity of another. To understand this, let us rewind to March 2020. The once-in-a-century pandemic had shaken our world upside down. People were shut in their homes, grappling with hysteria. In the midst of the chaos, the media houses in the country broadcast stories on Tablighi Jamaat. They blamed Muslims for the spread of the virus and used terms like Corona Jihad. The reportage was extremely discriminatory and ended up creating a mob mentality. Speaking of mob mentality, let us also not forget the hostile media trial that an actress had to go through after Sushant Singh Rajput died by suicide sometime last year. It was a witch hunt, a clear example of character assassination on national television. Let us also talk about the casteist, sexist and extremely misogynist joke made by Randeep Hooda on Ms. Mayawati. Now you may or may not like her politics, but it is important to recognize her as a Dalit woman who has been the voice and face of the oppressed. If your freedom gives you the right to strip someone of his right to dignity and free space, I do not want it. Now you may think I'm being too negative, but imagine a situation where your piece of writing gets plagiarized and on top of that monetized. How would that feel? This is where the limits come to our rescue to protect our rights. And this is exactly why the Supreme Court has time and again reiterated that no right is absolute in nature. In fact, excess freedom leads to anarchy. Connect hate speech with communal violence and mob lynching is an example. So,
every right comes coupled with a duty. But who decides the limits, they ask? Well, the Constitution decides, and the judiciary executes the dictate of the Constitution. This is the underlying principle of a plural nation, one that endorses democracy and upholds the supremacy of the Constitution. You may voice your opinion as per your right, but you will also be held accountable for your ill actions. This is to say that my right to swing my fist ends where your nose begins. Thank you. Thank you, Mama. I would like to call the next speaker from Ajmal House, who is Hina. She will be presenting her views in Hindi. Hina, please. शुभ अपराह्न निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं हिना अजमल सदन की छात्रा आपके समक्ष वाद विवाद में दिए गए विषय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित सीमाएं होनी चाहिए के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। अपनी बात का आरंभ मैं इन पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूंगी कि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। जी हाँ, इसी तरह जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तभी अति आवश्यक हो जाता है कि हम उस पर उचित प्रतिबंध लगाएं। ऐसा ना होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है, जैसा कि अभी कुछ सप्ताह पहले बाबा रामदेव द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने एलोपैथी को लाखों लोगों की मौत का कारण बोला था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतने लोगों की मृत्यु नहीं हुई है जितने लोगों की मृत्यु एलोपैथी दवा खाने के कारण हुई है। तो ये अत्यंत ही निराशाजनक है जब मर्यादाओं की अवहेलना करके किसी पर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धात्मक युग है जहां ईर्ष्या के कारण या अन्य किसी भी कारण से कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अपमानित करने में लगा हुआ है। झूठी खबरों का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हाल के दिनों में सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। इसलिए यह अत्यंत ही आवश्यक है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाएं। इसी के साथ यहाँ मौजूद निर्णायक मंडल एवं अन्य सदस्यों का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं तो उस स्थिति में धर्म, जाति, रंग एवं लिंग के आधार पर भेदभाव को भी बढ़ावा मिलता है, जैसा कि रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में हुआ था, जहां उन्होंने एक पत्रिका में अपना आर्टिकल प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने किसी एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके तहत कोर्ट ने आईपीसी की धारा 295A के तहत उन्हें दोषी ठहराया। और इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य उदाहरण देखें, जब नागरिकता विरोधी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने वाली एक गर्भवती छात्रा जिस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उस पर अश्लील टिप्पणियां की जाती हैं, क्या तब भी हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए? अवश्य लगाने चाहिए, क्योंकि संविधान हमें समानता का अधिकार प्रदान करता है तथा असीमित अभिव्यक्ति इसमें बाधा उत्पन्न करती है। इसी के साथ अपने पक्ष के समर्थन में एक उत्तम उदाहरण आपके समक्ष में यह प्रस्तुत करना चाहूंगी कि जब असीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही जाती है, जिससे मैं असहमत हूं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि किस प्रकार सीएए और एनआरसी के दौरान एक सभा में यह कहा गया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो। वहां न केवल अपशब्द का प्रयोग किया गया था बल्कि हिंसक भाषणों के माध्यम से अपराध के लिए उकसाया भी गया था। इसलिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाएं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम इस कथन के माध्यम से देना चाहूंगी कि यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं तो उस स्थिति में सुरक्षा, नैतिकता तथा सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में तो समस्याएं उत्पन्न होती ही हैं, साथ ही शांति भी भंग होती है। इसलिए स्वतंत्रता का अर्थ वही है जहाँ उचित सीमाएं हो। प्रतिबंधों का भाव स्वतंत्रता नहीं होता है, बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता वही है जहां उचित प्रतिबंध हो। धन्यवाद। Thank you, Hina. I now invite the last speaker from Ajmal House, Faryal Naz. She will be speaking. उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है जिस वजह से उस पर स्ट्रीम नहीं हो रहा। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं है, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। टंकी की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। जनाब सदर, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, आज के इस बहस मुबाहिसे का उन्वान है इजहार राय की आजादी में माकूल हुदूद होनी चाहिए।
मैं इस उन्वान की मुखालफत में अपने ख्यालात का इजहार करना चाहती हूँ। मैंने भी काफी देर तक उस पे इंसानी तरक्की के लिए जरूरी है कि उसे इजहार राय की आजादी हो, मैं अपने चैनल से बात और ख्यालात का खुलकर इजहार कर सके। अगर कोई शख्स पूरी तरह सेहतमंद और आकिल है तो वो इजहार राय की आजादी का इस्तेमाल इस तरह हरगिज नहीं करेगा कि जिससे किसी के जज्बातों को चोट पहुंचे। और अगर वाकई कोई बात ऐसे जज्बात को उभारती है जिससे समाज का ताना बाना खराब होता है तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं जहां इस बात की तस्दीक की जा सकती है। मगर हमारे मुल्क में अगर कोई शहरी अपनी अक़लियत की बुनियाद पर हुकूमत या हुकूमत की किसी पॉलिसी पर तनकीद करता है तो उस पर सेडिशन जैसे इल्जामात लगा दिए जाते हैं। और लफ्ज़ सेडिशन को तो रियासती मशीनरी तैयार करने के लिए बतौर हथियार बनाने वाले आले की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए फिर मैंने एनसीआरबी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2014 से 2019 तक सेडिशन के मुकदमे में 165% तक का इजाफा हुआ है। मेरे पास आइए दलाइल से बात करते हैं। चंद हफ्तों पहले बिहार में जब एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते पप्पू यादव कोरोना महामारी में लोगों को बदहाल देखकर वहां मुहैया एम्बुलेंस के ना चलाए जाने पर बात करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जनाब सदर, इजहार राय की कीमत सबके लिए मुख्तलिफ है। किसी के लिए इसका जुर्माना जिंदानों में कैद है तो किसी के लिए कब्रों की कैद। सहाफी गौरी लंकेश, गोविंद पंचारी और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जैसे अक़लियत पसंद शख्सियत की मिसालें हमारे सामने हैं। क्या है, क्योंकि मैं तनवीर सर भी तारीख का मुताला किया जाए तो ये इल्म होता है कि बहुत सारे साइंसदानों फलसफियों को सिर्फ इसीलिए मौत की सजा सुना दी गई क्योंकि उनकी बातें, उनके सोच, उनके ख्यालात उस वक्त के रहनुमाओं की समझ से बाहर थे। इसमें सुकरात का नाम सरे फहरिस्त है। इन्फॉर्म कर दो इब्न खल्दून से लेकर आज तक यही था कि अक़लियत पसंदों यानी रैशनल थिंकर्स की आवाज को दबाया जाता रहा है। हाल ही की मिसाल आर्टिकल 148 और 309 में की गई तरमीम है जिसके तहत सुबकदोश ब्यूरोक्रेट्स की आजादाना इजहार राय की आजादी पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। तो मैं आपसे सवाल करती हूँ कि क्या अब हुकूमत ये तय करेगी हमें क्या पढ़ना, क्या लिखना और क्या देखना है? तो ये जान लीजिए, अगर वो हमारी किताबों, ड्रामों, फिल्मों और दीगर तहरीर पर पाबंदियां आयद करते हैं तो लोग याद रखेंगे। क्या नाजी जर्मनी के लोगों की कहानी से आप लोग वाकिफ नहीं? नाजी जर्मनी के लोगों ने किताबें जलाई ताकि लोग उन्हें ना पढ़ सके। इसके नतीजे में क्या हुआ? लोगों ने उन किताबों को हिफ्ज कर लिया। तो ये जान लीजिए, आप तो मार सकते हैं मगर उसकी तहरीर को हरगिज नहीं मिटा सकते। अगर आपको कोई किताब नहीं पसंद आती है तो आप उसे ना पढ़ें, बल्कि आप उस पर बहस करने के लिए खुद एक किताब की तहरीर करें। मगर ये करना किस हद तक सही है कि आप मुसन्निफ के लिए पत्थर, स्याही या बंदूक उठा लें? क्या आप किताब की दुकान के बाहर खड़े होकर कहें कि किताब मत खरीदना, वो अच्छी नहीं है? ऐसा करके आप मुसन्निफ से उसके पढ़ने का, लिखने का और कारी से उसके पढ़ने का हक छीन रहे हैं। आप उन्हें वो किताब पढ़ने दीजिए और उनकी अक्ल व फहम की बुनियाद पर सही और गलत में फर्क करने दीजिए। मेरे दोस्तों, मैं आपसे सवाल करती हूँ कि क्या मन की बात अक्ल व फहम के साथ करने का हक एक शहरी को नहीं दिया जाना चाहिए? तो फिर क्यों नई तालीम पॉलिसी के तहत हमें आजादाना, हमें तनकीदी सोच और ख्याल करने की तालीम दी जा रही है? क्यों हमें उससे मुदारिफ कराया जा रहा है? मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहती हूँ। मेरी आवाज बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए अंसारी सदन की ओर रुख करते हैं और अंग्रेजी भाषा में बोलने के लिए ज्योति जी को आवाज देते हैं कि वो आए और अपना पक्ष रखें। Good afternoon, respected judges, my worthy opponents, faculty members, and audience. I, Jyoti of Ansari House, sits before you to speak against the motion. What wrong M.F. Hussein's Bharat Mata painting did in 2006 that he was charged with criminal complaints? What mistake cartoonist Asim Trivedi did by posting political cartoons that attracted sedition charges in 2011? Last year, lawyer Prashant Bhushan was charged with contempt of court. That too for just a couple of tweets? I'm sure the above citizens knew that they were
part of functioning democracy, where state acknowledges autonomy among its citizens and reposes faith in them to make informed choices regarding speeches, writing, work of art, etc. The question is, does our state really provide such autonomy? Because if we see the early judgments on Article 19, those were too speech protective, that our constitutional makers decided to introduce reasonable restrictions through the First Amendment Act. Under the grab of these reasonable restrictions, which reflects that only government alone can decide what is good for the citizens of this largest democracy. Gautam Bhatia, someone who writes on constitution extensively, classified these curbs as legal moralism. He further questioned our free speech philosophy, whether it's political or moral one. If we look at the free speech philosophy of last 7 decades, it tells us how states have weaponized and criminalized various provisions which are now cognizable offenses under CRPC. This gives police authority to arrest suspected offenders without judicial warrants. Thankfully, at the helm we have Supreme Court and High Court. Judge Sanjay Kishan Lal, in late M.F. Hussein's painting case, said, art is an important form of expression, and even if some finds it offensive, we don't consider it obscene. Therefore, he cannot be persecuted and put under Article 19 subclause 2, where it can be restricted on the grounds of decency and morality. I agree with Judge Sanjay Kishan Lal's observation. Another landmark judgment related to protective online and free speech came in Shreya Shingal versus Union of India in 2015, where Justice F.L. Nariman puts to test the US Supreme Court's clear and present danger test. He explained how discussion and advocacy is different from incitement. It is only when discussion reaches the level of incitement it can be restricted. The cases of M.F. Hussain, Asim Trivedi show why it's important for our society to accept cultural dissent as well. It showcases that greatest threat to freedom of speech does not come from government, but from the cultural that dictate how free speech. This Lakshman Rekha of reasonable restrictions need to be looked at and should be defined properly by the lawmakers. Well, for the start, we can make sedition charges non-cognizable. Lastly, I would say that we as a society have miles to go before we develop a pragmatic outlook, one to enjoy and appreciate the work of late Maqbool Fida Hussain. Thank you. शुक्रिया ज्योति। ठीक इसी तरह अंसारी हाउस से अगली प्रतिभागी राबिया फरीदी जी है, जो कि हिंदी भाषा में अपना पक्ष रखेंगी। राबिया जी अपना वक्तव्य प्रारंभ। आदरणीय न्यायाधीश महोदय, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे समस्त मित्र, सुप्रभात। मैं राबिया फरीदी अंसारी हाउस की तरफ से इस वाक विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ, जिसका विषय है अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की सीमा होनी चाहिए। मैं इस विषय के विपक्ष में प्रमाण सहित अपने विचार रखने जा रही हूँ। सन 1878 में ब्रिटिश सरकार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर हम भारतीयों की सोच और कलम पर पाबंदी लगाई थी, जिसका बहुत विरोध होने के बाद यह कानून रद्द हुआ। तो क्या इस प्रकार से दोबारा कोई कानून आएगा जो हमारे बोलने की, सोचने की सीमा को तय करे? हम कहते हैं कि हमारा देश विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है, लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं तो हमारे देश का नाम शीर्ष 50 लोकतांत्रिक देश में नहीं आता। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में लोकतांत्रिक सूचकांक की रैंकिंग में भारत को 53वां स्थान मिला, जबकि 2019 में 51वें स्थान और 2018 में 41वें स्थान। गिरते रैंकिंग से पता चलता है कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में भी गिरावट आ रही है, जो चिंता का विषय है। लोकतंत्र की बहुत बड़ी विशेषता इसमें अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का शामिल होना है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में
अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकारा गया है, लेकिन यह कोई असीमित अधिकार नहीं। इसी अनुच्छेद के भाग 2 में सरकार के पास यह अधिकार है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इस अनुच्छेद पर प्रतिबंध लगा सकता है। यह स्वतंत्रता हमें पहले से ही जिम्मेदारी के साथ मिली है। किसी भी स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी की बात की जा सकती है, परंतु स्वतंत्रता और सीमाएं एक साथ नहीं हो सकती। सीमा बढ़ाने के बजाय कम करने की आवश्यकता है। अगर हम इसी तरह सीमाएं बढ़ाते रहेंगे तो गरीबी, अत्याचार, भुखमरी, बेरोजगारी से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले ही नहीं बचेंगे। सरकार के आलोचक खत्म हो जाएंगे, जिसका अर्थ यह है कि आम आदमी के हित में बोलने वाले नहीं बचेंगे। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है। जब हम स्वतंत्रता लगाने की बात कर रहे हैं तो इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है। जब हम सीमाएं लगाने की बात कर रहे हैं तो ये सीमा कौन लगाएगा? समाज का कौन सा वर्ग है जो इससे अधिक प्रभावित होगा? इतिहास गवाह है, सत्ता हमेशा इस बात पर जोर देती है कि आलोचकों के आवाज को कैसे दबाया जाए। जब गलीलियो ने कहा था कि सूरज धरती के नहीं, धरती सूरज के चक्कर लगाती है, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। जब राजा राम मोहन रॉय ने कहा था कि सती प्रथा गलत है, तो समाज में उथल पुथल मच गई थी। अगर गलीलियो ने अपनी राय न रखी होती तो विज्ञान का अस्तित्व न होता, और राजा राम मोहन रॉय ने अपनी राय न रखी होती तो औरतें आज भी जिंदा जलाई जाती। इससे पता चलता है कि अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का होना कितना महत्वपूर्ण है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से बोलने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह उसका लेखन हो या कला हो। यही एक स्वस्थ और परिपक्व लोकतंत्र की बुनियाद है। धन्यवाद। शुक्रिया राबिया। अंसारी सदन से हमारे बीच मोहम्मद दानिश साहब है, जो कि उर्दू में अपनी बात रखेंगे। मैं दानिश को दावत दे रहा हूं कि वो आए और अपनी बात शुरू करें। मुअज़्ज़ज़ हकम साहिबान, सदर शोबा, असातिज़े किराम और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। इस ऐवान का मानना है कि आज़ादी इज़हार राय पर माकूल हुदूद होना चाहिए, लेकिन मैं इससे इनकार करता हूं और इसकी पुरजोर मुखालिफत करता हूं। सामईन किराम, इंसान फितरतन आज़ाद पैदा हुआ है और वो एक आज़ाद माहौल चाहता है जहां वो अपने ख्वाहिशात की तकमील कर सके। दुनिया में जब से जमहूरियत का आगाज हुआ है, तब से दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक में अवाम व खवास को भरपूर फिक्री व ज़हनी आज़ादी हासिल रही है। अवाम अपनी तहरीर व तकारीर के जरिए बबांगे दुहल इजहार ख्याल करते हैं। किसी भी जमहूरी मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा सबब वहां की अवाम को मैसर आज़ादी इजहार राय है। लेकिन आज मैं अपने कर्ब का इजहार बड़ी बेचैनी और दर्द से कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज़ादी इजहार राय या तो नदारत है या फिर जानिबदार। जनाब आली, मैंने आज़ादी इजहार राय पर हुदूद व क़ुयूद को 1 मिनट के लिए सही तस्लीम करते हुए सोचा घर से बाहर निकल कर देखूं, तो मैंने पाया कि नौजवान जब जामिया की रोड पर बुलेट का साइलेंसर फाड़ फाड़ कर दौड़ाएं और आजादाना इजहार मोहब्बत करें तो आजाद हैं, लेकिन वही नौजवान उसी रोड पर खड़े होकर आली दिमाग स्कॉलर शर्जील इमाम जब चक्का जाम की बात करे तो वतन अजीज के हुक्मरा इसे बगावत और वतन से गद्दारी करार देते हैं और फौरन आजादी इजहार राय के हुदूद व क़ुयूद का इस्तरा नाफिज कर देते हैं। कर्ज मैंने क्या क्या नहीं देखा। कहीं पर इन लीडरों को आजादी के नाम पर जमहूरियत का नंगा नाच करते पाया, तो कहीं पर अपनी शहरियत के लिए, अपनी वजूद और अपनी बका के लिए लड़ने वाले मासूमों को जेल की सलाखों में पाया। वतन अजीज के हुक्मरा और ओहदेदारान हाथ में जंजीर लेकर हर गली, हर नुक्कड़ और चौराहे पर खड़े रहते हैं कि कब कोई लब खोले और हम जकड़ ले। निसार मैं तेरी गलियों के वतन के जहां, निसार मैं तेरी गलियों के वतन के जहां, चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। सामईन किराम, गुज़िश्ता चंद सालों से हिंदुस्तान में हर नए ख्याल, नजरिया, सोच, फिक्र और आवाज हक को बारावर होने से पहले ही कुचल दिया जाता है, जो कि हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 19 के तहत
गैर कानूनी और गैर आईनी कदम है। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए मंजूर किया गया इंसानी हुकूक का आलमी मंशूर, जिसमें वाज़ेह तौर पर सराहतन ये दर्ज है कि हर शख्स को अपनी राय रखने और इजहार राय की आज़ादी का हक हासिल है। लेकिन आज इस जागीरदाराना सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा भी सुम्मुम बुक्मुन उम्युन का अमली पैकर बनकर खामोश तमाशाई नजर आ रही है। सदर आली वक़ार आज़ादी इजहार राय पर हुदूद व क़ुयूद नाफिज करते हुए हिंदुस्तान फिर से उसी दहलीज की तरफ जा रहा है जहां से निकालने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने जलियांवाला बाग से लेकर चांदनी चौक तक हजारों शहादतें दी। आज फिर हिंदुस्तान उसी गुलामी की जंजीर में बंधने जा रहा है जहां से निजात दिलाने के लिए कई हव्वा की बेटियों ने अपनी असमत को सरे बाजार नीलाम करवाया था। इन्हीं चंद बातों पर मैं इक्तिफा करते हुए मैं अपनी बात हबीब जालिब की नज़्म के एक टुकड़े के साथ खत्म करता हूँ। 125 करोड़ इंसानों, जिंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है। खाक ऐसे जीने पर यह भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं। सोचता हूँ ये नादा किस हवा में रहते हैं। और ये कसीदा गो फिक्र है यही जिनको, हाथ में अलम लेकर तुम ना उठ सको लोगो। कब तक ये खामोशी चलते फिरते जिंदानों, 125 करोड़ इंसानों। जाते जाते 2 महीने पेशगी आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। गुलामी से जो बदतर है वो आज़ादी मुबारक हो। वस्सलामु अलैकुम।